2025 का अंत ऐसे वक्त में आ रहा है जब 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट से जुड़ी कानूनी जंग फिर से एक नई मिसाल बनकर उभरी है। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शार्जिल इमाम, मीरा हैदर, गुलफिशा फातिमा और बाकी एक्यूज की बेल प्लीज पर अब भी लीगल बैटल चल रही है। बेंच ने वर्डिक्ट रिजर्व किया है जो अब किसी भी समय आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, अभी 2025 के दिसंबर में ही दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को इंटरिम बेल दिया है, सिर्फ पर्सनल ओकेजन पर उनकी बहन की शादी के लिए। कोर्ट ने बेल पीरियड सेट किया है 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक और ये टेम्परेरी रिलीफ कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के साथ आई है, जैसे सोशल मीडिया पर व्यूज पोस्ट ना करना और सिर्फ फैमिली से मिलना। कोर्ट ने कहा था, considering the fact that the marriage is of the real sister of the application is allowed and the applicant is granted interim bail from 16 December to 29 December। ये सब डेवलपमेंट्स एक बड़ा लीगल बैटल दिखाती हैं, जो सिर्फ एक राइट इंसिडेंट से नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयर ट्रायल राइट्स, बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इंटीग्रिटी के कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। जहां सबको लगा था कि इन दो डेवलपमेंट्स के साथ दिल्ली राइट्स का मुद्दा क्लोज होने वाला है, वहीं एक और लीगल डेवलपमेंट ने धमाका कर दिया। क्या इसका असर उमर खालिद और बाकी एक्यूज की बेल प्लीज पर पड़ेगा? दिल्ली कोर्ट ने भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास घटित स्टोन पेल्टिंग और आग लगाने के एक केस में 5 आरोपी अब्दुल सत्तर, आरिफ मलिक, खालिद, तनवीर और हुनैन के केस में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन और विटनेस स्टेटमेंट्स को क्लोजली पढ़ा और अपना कंक्लूजन दिया। कोर्ट ने पुलिस डायरी एंट्री और विटनेस स्टेटमेंट्स पर जो सवाल उठाए वो एक आम पढ़ने वाले पर्सन के लिए भी शॉक करने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि विटनेसेस सुबह 9 से 10 बजे नूरे इलाही गए थे और 1 बजे उन्हें पेट्रोल पंप बुलाया गया, लेकिन डायरी एंट्री में पुलिस स्टेशन से 1 बजे निकलते दिखते हैं, जो लॉजिकली इनकंसिस्टेंट था। कोर्ट ने कहा, देयर डिपार्चर फ्रॉम पुलिस स्टेशन वाज ऑफ 1 PM एंड देयरफॉर दे कुड नॉट हैव रिसीव्ड अ कॉल एट द सेम टाइम टू रीच भजनपुरा पेट्रोल पंप। ये कॉन्ट्रडिक्शन आदत से हटकर लीगल इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोर्ट ने पेट्रोल पंप एम्प्लॉय का बयान भी ध्यान से पढ़ा। उसने कहा कि पेट्रोल पंप 12:30 बजे के बाद बंद हो गया था, लेकिन कंप्लेनेंट ने कहा है कि वो 2 बजे को वहां गए थे, जहां उसकी बाइक जलाई गई थी। जज ने लिखा है, इफ द टेस्टिमनी ऑफ PW7 इज कंसीडर्ड, अकॉर्डिंग टू PW14 ही हैड रीच्ड पेट्रोल पंप at around 1:32 PM. This seems an impossibility, which not only shakes the prosecution story, बल्कि wider systematic flaws को भी highlight करता है। और जब कोर्ट ने नोट किया that it is strange that the IO investigating officer would not ask the witnesses of this case about the involvement of the accused in this case, तो ये सिर्फ एक प्रोसीजरल कमेंट नहीं बल्कि एक ड्यू प्रोसेस का दमदार सवाल है। इसी वजह से साफ तौर पर कोर्ट ने उन 5 लोगों को एक्विट कर दिया है, क्योंकि कोर्ट ने पुलिस की जांच को मैकेनिकल और पुलिस विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को अनरिलायबल बताया है। एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने अपने ऑर्डर में लिखा, The sole testimony of PW14 police witness in the light of the fact that the other 2 witnesses have been not found to be reliable and there being a probability of investigation being done in a mechanical manner to solve the case will not be sufficient to convict the accused for these offences। यही वजह है कि जब इंडिया में 695 से ज्यादा केसेस राइटिंग, आर्सन और अनलॉफुल असेंबली से जुड़े हुए थे, तो सामने आए डिसीजंस में ओवर 80% एक्विटल्स हुए, जो एक अलार्मिंग ट्रेंड है और पूरे क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस पर सवाल उठाता है। इस डिसीजन का लीगल बैकग्राउंड कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन बायस्ड, मैकेनिकल या स्लोपी है तो जुडिशरी का काम है उस इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करना और रीजनेबल डाउट की पूरी रक्षा करना, क्योंकि बेल और कन्विक्शन दोनों के लिए प्रूफ का ऑनेस्ट और रिलायबल होना जरूरी है। लेकिन जब हम 2020 राइट्स के लार्जर नैरेटिव को देखते हैं, स्पेशली लार्जर कॉन्स्पिरेसी एलिगेशंस के कंटेक्स्ट में, तो एक और हाई प्रोफाइल नाम उभरता है, उमर खालिद। 2020 में फरवरी में 53 लोगों की मौत हुई और 700+ इंजरीज वाले इस राइट ट्रेजेडी के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR 59 ऑफ 2020 में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया, जिसमें कई एक्टिविस्ट, स्टूडेंट लीडर्स और सोशल ऑर्गेनाइजर्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम था उमर खालिद का। उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या UAPA के अंडर केस चलाया गया, एक एंटी टेरर लॉ जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्ट के सेक्शन 43D5 के हिसाब से अगर प्राइमा फेसी केस लगाया जाए तो बेल देना मुश्किल है। इस केस में प्रोसिक्यूशन का कहना है कि राइट्स प्लान थे, स्पॉन्टेनियस नहीं, और इसी कॉन्स्पिरेसी में खालिद, शार्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और कई अदर्स लोग इन्वॉल्व हुए। पर डिफेंस ने बार बार ये आर्ग्यू किया है कि नो टेंजिबल एविडेंस, न फंड्स, न वेपन्स, न फिजिकल प्रूफ किसी ने ऐसा साबित किया हो जो डायरेक्टली खालिद को राइट्स वायलेंस से जोड़ता हो। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था
No witness statements actually connects petitioner to any act of violence. And if I, Umar Khalid, conspired rights on dates in which the riots took place, I was not in Delhi. जून से लेकर सितंबर तक बेल प्लीज पर हाई कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया और कहा कि एलिगेशंस ग्रेव हैं और प्राइमा फेसी मटेरियल कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट करता है। एक डिसीजन जो लीगल सर्कल्स में काफी डिबेट का विषय बना रहा, क्योंकि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ था जब तक बेल प्लीज को डिसाइड किया गया। क्रिटिक्स की माने तो दिल्ली पुलिस के राइट्स इन्वेस्टिगेशंस में जो पैटर्न नजर आता है वो अनरिलायबल विटनेसेस, मैकेनिकल इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स, कॉन्ट्रडिक्शन इन स्टेटमेंट्स का है। वो सिर्फ एक आइसोलेटेड इन्वेस्टिगेशन फ्लॉ नहीं बल्कि सिस्टमैटिक चैलेंज है जिसे कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया है। जब कोर्ट ने इन 5 आरोपी को एक्विट किया और कहा दैट इट इज स्ट्रेंज दैट द आईओ वुड नॉट आस्क द विटनेस अबाउट इन्वॉल्वमेंट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिब्यूक है इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए। लीगल स्कॉलर्स कहते हैं कि कन्विक्शन तभी पॉसिबल होता है जब इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन फेयरली और मेथोडिकली एविडेंस को डॉक्यूमेंट और टेस्ट करे बिना किसी बायस और प्री डिटरमाइंड नैरेटिव के। और जब एफिडेविट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं, सोसाइटी में ट्रस्ट इरोजन होता है, जैसा कि राइट्स के केसेस में 80% प्लस एक्विटल रेट दिखाता है। उमर खालिद के केस में यूएपीए का एप्लीकेशन और बेल जूरिस्प्रूडेंस का हार्श लैंडस्केप जस्टिस को क्वेश्चन करता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन और स्टेट नैरेटिव के हिसाब से राइट्स एक लार्जर स्केल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे, जिसमें वो कहते हैं दैट डिसेंडेंट्स ने डेलिब्रेट प्लानिंग किया था, जिस पर कोर्ट्स का रिस्पांस मिक्स रहा। एक तरफ जुडिशरी इन्वेस्टिगेटिंग लैप्सेस पर एक्विटल दे रही है और ड्यू प्रोसेस की रक्षा कर रही है, तो दूसरी तरफ स्ट्रिंजेंट एंटी टेरर स्टैट्यूज उनको कस्टडी और बेल डिनायल में एम्पावर कर रहे हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गहरा लीगल फ्रिक्शन पॉइंट है। इसीलिए 2025 के आखिरी में जो लीगल लैंडस्केप हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक सिंपल वर्डिक्ट नहीं बल्कि एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोसीजरल डिबेट है, जहां जस्टिस का मतलब सिर्फ कन्विक्शंस नहीं बल्कि रिलायबल प्रोसिक्यूशन, क्रेडिबल एविडेंस, फेयर ट्रायल और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन से भी है। 2025 के दिसंबर में राइट्स रिलेटेड केसेस की पहले जैसी इंटेंसिटी पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं रही, लेकिन उनके लीगल रेपरकशंस और सिस्टमैटिक लेसन्स अब भी चल रहे हैं। एक्विटल्स और बेल ऑर्डर्स दोनों एक साथ शो करते हैं कि जस्टिस सिस्टम में इनहेरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल कितना क्रूशियल है। और क्योंकि राइट्स जैसे केसेस में नैरेटिव, एविडेंस और लीगल स्टैंडर्ड्स इनकम्पैटिबल दिखते हैं, तो जुडिशियल इंटरवेंशन नेसेसरी लगती है। कोर्ट डिसीजंस और ऑनगोइंग बेल हियरिंग्स इस बात को हाईलाइट करते हैं कि जस्टिस मस्ट बी एंकर्ड फेयरली, ना कि बायस नैरेटिव और एलिगेशंस पर। और उमर खालिद जैसे हाई प्रोफाइल लिटिगेंट जो बेल और ट्रायल से लेकर यूएपीए की हार्श प्रोविजंस तक लीगल बैटल से गुजर रहे हैं, वो भी दिखाता है कि इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कैसे लीगल राइट्स और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स कॉन्स्टेंटली कोर्ट्स के सामने चैलेंज के रूप में आ रहे हैं। 2020 राइट्स जैसा एक डार्क चैप्टर अब लीगल फ्रेमवर्क्स के माध्यम से इंटरप्रेट हो रहा है, और जैसे जैसे केसेस डिसाइड होंगे ये क्लियर होगा कि इंडिया का जस्टिस सिस्टम दिल्ली राइट्स के एक्यूज्ड केसेस को कैसे डिसाइड करता है। कोर्ट का ये ऑनगोइंग काम सिर्फ एक केस का रेजोल्यूशन नहीं बल्कि एक ब्रॉडर जुडिशियल लेगेसी भी बन रहा है। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस इन अदर केसेस।